बताइए ऐसा कौन सा फोर्स है जिसमें पुश और पुल नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं आप बताएंगे, बताइए। वंश आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो तो होता है, मगर आप ये बता रहे थे ना कि पुश और पुल के अलावा और कैसे फोर्स एक्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा, ये वैसे फोर्स की डेफिनेशन ये सही नहीं है। फोर्स तो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल है, वो तो सही है, प्रेशर भी यूनिवर्सल है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या पुश और पुल के अलावा फोर्स किसी और तरीके से एक्ट कर सकता है, किसी और तरीके से वो अपनी भूमिका दिखा सकता है आपकी रियल लाइफ में? नहीं दिखा सकता है, एकदम सही। मंथन एकदम सही कह रहे हैं कि नहीं दिखा सकता। तो व्हाट इज फोर्स? अब इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। फोर्स वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो फोर्स होता है अपुश और पुल। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, इसको साथ साथ लिखते जाइए। एक रफ नोटबुक में अपनी बना लीजिए, उसमें आप साथ साथ लिखते जाइए। अपुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल का लगना इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। समझे आप लोग? आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर दिख रही है? या फिर कैमरा थोड़ा और पास रखा जाए? बताइए, अब क्लियर दिख रहा है? आप लोग ने माइक दिख रहा है ना? एकदम क्लियर दिख रहा है सब कुछ? मंथन आपको क्लियर दिख? हाँ ये लिखो, ये पहले क्वेश्चन लिखो व्हाट इज फोर्स, और फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिख लो। फोर्स की डेफिनेशन ये होती है। मंथन आपको क्लियर दिख रहा है सब कुछ? ओके वेरी नाइस। तो आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली फोर्स की? ओके तो देखो, अरे नोट करने की बात ही क्या है, याद है, हो गई, सिंपल डेफिनेशन है। अ पुश और पुल, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे धक्का देना या उसको खींचना, वो कहलाता है फोर्स। आप लोगों ने गेट देखे होंगे मॉल्स वगैरह में या फिर बड़े बड़े ऑफिसेज में, जिन पे पुश और पुल लिखा रहता है। तो वो बेसिकली आपको बताते हैं कि आपको धक्का मारना है, आपको पुश ऐसे करना है, फोर्स ऐसे लगाना है, तभी वो खुलेगा। और जब आप अंदर होते तो आपको पुल करना होता है बाहर के लिए, है ना? ओके तो नोट हो गई होगी डेफिनेशन। ओके अच्छा, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि फोर्स को, अभी जब तक फोर्स लग रहा है तो इसमें हमेशा हम बॉडी को इंटरेक्ट कर रहे हैं बॉडी के साथ, है ना? यानी कि बॉडी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम टच कर रहे हैं, है कि नहीं? यानी कि अगर जैसे वंश ने अभी अपना माइक बंद नहीं किया है, और अगर वंश अगर सामने होते क्लास में और वो ऐसे ही अपना माइक बंद नहीं करते, तो टीचर उसको एक पुश करता, तो वंश का माइक बंद हो जाता है ना? ऐसे ही अगर वंश परेशान बहुत ज्यादा कर रहा है किसी को, तो टीचर उसका कान पकड़ के खींच देता, उसको पुल करता। तो यानी कि हर चीज को फोर्स अप्लाई करने में उसको कहीं ना कहीं उसको साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, उसको टच करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि फोर्सेस, ये लिखेंगे हम फोर्सेस, अगली लाइन से, फोर्सेस आर अप्लाइड, एल आई अप्लाइड, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, एक लाइन लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इंटरेक्शन। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, इंटरेक्शन। ठीक है? यानी कि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक फोर्स किसी भी चीज पे अप्लाई नहीं हो सकता। समझ में आया आप लोगों को ये? ओके वेरी गुड। वंश आपको समझ आया? ओके वेरी नाइस। तो अब हम बेसिकली आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारा फोर्सेस होता है उसके इफेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, यानी कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं।
तो वो क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है उस पर। तो सबसे पहला कि फोर्स किसी भी रुकी हुई चीज को मोशन दे सकता है ना। फोर्स मूव करा सकता है किसी भी बॉडी को। अब जैसे कि ऐसे समझिए, ये बोर्ड है, इस समय ये रुका हुआ है, अगर मैं इसको पुश करता हूं, पुश, ये देखो ये मूव करने लगा, पुश करने पे ये मूव कर रहा है ना। ऐसे ही सिमिलरली जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये यहां पे रखा हुआ है, दिख रहा है, एक मिनट, ये मार्कर यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, अभी तक ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा। अब मैंने इसको पुश करा तो ये मूव करने लगा, पुल करा मूव करने लगा। हाँ हाँ, आप रौनक भाई, वंश आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आराम से, पहले आराम से, पहले सुनो, पहले शांत हो जाओ और आराम से बोलो, आराम से बोलो। बिना रिमोट वाली कार है, ठीक है, पुश करा। हाँ, क्योंकि वो अपने आप नहीं चलेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे ही हम उसको धक्का देंगे वो चलने लगती है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। तो यानी कि फोर्स का पहला इफेक्ट आप समझ गए हैं कि फोर्स किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकता है ना। तो पहला इफेक्ट लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, EFFECTS, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। वंश देखिए, मैं हाँ मैं, हाँ, अरे 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 वंश वंश वंश, सुनिए, यहाँ पे सब समझ चुके हैं, ठीक है। मंथन, आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है? तो वंश आप ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा है ना, क्लास के पास लिमिटेड टाइम है, तो पहले हमको समझना है ना। आप देखिए, आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा, समझ आता है, अच्छा लगा कि आपने हाल की हाल रिस्पॉन्स करा, मगर आप अभी थोड़ा काम हो जाइए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि डेली लाइफ एग्जाम्पल है, जब मंथन भी समझ गए हैं कि कार को धक्का देने से वो चलेगी, ठीक है। तो आप डेमोन्स्ट्रेट तब करिएगा जब हम बताएं करने को, ओके। आप अभी आराम से रहिए, जब तक आपको कहा ना जाए आप ऐसा ना करें, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना, क्लास का देखो टाइम इतना खर्च हो रहा है, आप जब बोलते हो तो हमको लगता है आप कोई डाउट पूछोगे, मगर आप डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हो, तो वो हम करेंगे, टीचर मैं हूँ, मैं कर दूंगा वो डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो इसका पहला इफेक्ट क्या था, अभी हमने पढ़ा, पहला इफेक्ट है, फोर्स कैन कॉज, फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसका हिंदी में मतलब है, फोर्स कैन कॉज मोशन, मोशन का मतलब उसको हिला सकता है, उसको वेलोसिटी दे सकता है, एक रुके हुए, स्टेशनरी को हिंदी में बोलते हैं रुका हुआ, और ऑब्जेक्ट का मतलब सामान, यानी कि एक फोर्स किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे सकता है। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, यानी कि फोर्स, इसका उल्टा, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? अगर फोर्स किसी चीज को हिला सकता है, तो फोर्स किसी चीज को रोक भी सकता है। एकदम सही बोला मंथन, तो वो उसको रोक भी सकता है। अब जैसे कि मैं आपकी तरफ बॉल फेंकता हूं, है ना, बॉल मोशन में है, आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको कैच कर लिया, मंथन लैग हो रहा है क्या? मंथन लैग हो रहा है? नहीं हो रहा ना? वंश, आपके यहाँ कोई दिक्कत है, आपके आपके नेटवर्क में कोई इशू होगा, क्योंकि मंथन का और हमारा लैग नहीं हो रहा है, मुझे आप अच्छे से दिख रहे हो, मंथन अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो
हाँ तो कोई बात नहीं, आप काम रहिए, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इस लेक्चर की, ठीक है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इसको मैं ऐप पे ही डाल दूंगा रिकॉर्डिंग में, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, हैरानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, इस पे बात करते हैं। वंश आप देखिए, अपने इश्यूज को भी थोड़ा रोकिए, हमें टॉपिक को कंटिन्यू करने देते हैं, है ना। तो फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप कर सकता है। तो एक से एक एग्जांपल लीजिए, मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंकता हूँ, ठीक है, ओके, तो अब अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आप एक अच्छे प्लेयर हो, तो आप उस बॉल को कैच कर लोगे और वो बॉल रुक जाएगी, है ना। मैंने उसको फोर्स दिया, आपकी तरफ फेंका, और आपने उस बॉल को रोका एक फोर्स लगा के, क्योंकि वो बॉल आपको पीछे धकेलेगी, मगर आप उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तभी तो वो बॉल आपसे रुकेगी, वरना आप बॉल के संग उड़े चले जाओगे। जैसा कि कार्टूनों में देखते हैं कि उसने प्लेयर ने फुटबॉल को किक करा, गोलकीपर ने रोकना चाहा, मगर वो उतना फोर्स नहीं लगा पाया, तो वो बॉल के साथ अंदर गोल में चला गया, है ना। तो सेम वैसा ही केस हो जाएगा अगर आप फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पाते हो। अगर आपने फोर्स अच्छे से लगाया उसको पकड़ने के लिए, तो आप बॉल को पकड़ लेते हो, है ना। तो एक फोर्स रुकी हुई चीज़ को मोशन दे सकता है और एक मोशन वाली चीज़ को रोक सकता है। तो ये तो थे इसके पहले दो इफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक केस आ रहा है कि जैसे ये दीवार है, ये दीवार दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, देखो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मगर ये मूव नहीं कर रही, ये मूव नहीं कर रहे, और मगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो आप में से कोई समझा सकता है कि ये मूव क्यों नहीं कर रही, बताइए वंशव, कि मैं इस दीवार पे पुश कर रहा हूं इसको, ये मूव क्यों नहीं कर रही, नहीं, बताइए। हाँ, अरे तो मैं वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपका वाईफाई कनेक्शन है, मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूं, तो ये मूव क्यों नहीं कर रही, जबकि पहला इफेक्ट तो फोर्स का यही बताया मैंने कि फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है वो मोशन में आ जाता है, मगर ये मूव क्यों नहीं कर रही, ये दीवार, इसको मैं, नहीं, नहीं बेटा, नहीं बच्चा। अच्छा मंथन आप बताइए, वंश का रीजन तो गलत था, आप बताइए। एकदम सही, एकदम सही। अमाउंट ऑफ फोर्स भी डिपेंड करता है इस चीज पे कि आप लगा कहाँ रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस दीवार को हिला सकूं, भले ही मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, तो ये मोशन में नहीं आने वाली। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी किसी की गाड़ी में धक्का मारना होता है तो पहले एक आदमी मारता है, वो कहता है अरे भाई साहब धक्का लगवा दो, मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। तो यानी कि वो अकेला इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है कि उस गाड़ी को मोशन में ला सके। तो इसलिए जब 3-4 लोग मिलके पुश करते हैं तो गाड़ी मोशन में आती है। यानी कि सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि आपको फोर्स उतना लगाना पड़ेगा कि बॉडी मूव करने लगे, है ना। अब जैसे ये यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, ठीक है, अब मैं कैमरा को मूव कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इसको मूव कर सकूं। और अगर यहीं पे मेरे पास ये दीवार है, मैं इसको पुश कर रहा हूं मगर ये मूव नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो कि एक दीवार है वो मूव करे। तो ये समझिएगा कि हमेशा आप उसी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं या फोर्स लगा सकते हैं जितने के आप कैपेबल हैं। ऐसे अगर आपकी तरफ ट्रेन चलती हुई आ रही है और आप उसको रोकने जा रहे हैं, तो या तो आप उसको एक ही केस में रोक सकते हैं, अगर आप कैप्टन अमेरिका या हल्क हैं, मगर वो आप हैं नहीं, है ना। तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो आप जब उसको रोकेंगे तो वो नहीं रुकेगी आपसे। बेसिकली क्या होगा कि वो आपको अपने साथ ले जाएगी और कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसा कभी ट्राई करने की कोशिश कभी ना करें, ठीक है। चलिए, तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो आप लोगों को ये दो इफेक्ट समझ आए पहले फोर्स के, बिल्कुल अच्छे से आए, कोई दिक्कत कहीं भी। ओके, तो नोट करा आप लोगों ने ये, आप दोनों ने ये नोट करा।
नोट कर लिया? मंथन आपने? ओके, कोई बात नहीं, करो आप पहले। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बढ़िया है, आप लोगों ने नोट करा है तो वंश। मैं साइड हो जाता हूँ। कर लिया, वेरी नाइस। तो चलिए अब हम इसका अगला इफेक्ट पढ़ते हैं, जो कि है चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स कैन कॉज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा इफेक्ट होता है फोर्स कैन कॉज चेंज इन डायरेक्शन of of a moving object। ओके, तो ये इफेक्ट क्या कहता है, इस इफेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करें? अच्छा जी, तो सबसे आसान है पहला तो, कि जैसे आप लोगों ने फुटबॉल मैच देखा होगा, उसमें क्या होता है कि एक प्लेयर जब कॉर्नर से बॉल को हिट करता है तो दूसरा प्लेयर उसको अपने हेड से गोल में डाल देता है ना? तो बेसिकली पहले बॉल उसकी तरफ आ रही थी, जैसे समझिए ये बॉल है और ये मेरी तरफ आ रही है, अब मैंने इसको अपने हेड से इस डायरेक्शन में भेजा, ये आ ऐसे रही थी, मैंने ऐसे भेज दिया। समझ रहे हैं आप लोग? इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन कर, हमने डायरेक्शन चेंज करी अपने सर से फोर्स लगा के, हमने जब उस पर फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फोर्स लगाने पर हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं उस चीज की। तो ये वाला इफेक्ट आप लोगों को समझ आया कि ये कैसे कह रहे हैं? ओके, अगला इफेक्ट लिखते हैं हम इसका। फोर्स कैन चेंज स्पीड। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तो ये वाला पॉइंट नोट करा? ओके ओके, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम में हमारे पास। ठीक है, हो गया। तो आप लोगों में से कोई झूला झूला है, वो जो स्विंग होता है जिसमें आप बैठ जाते हो और आपका दोस्त आपको धक्का देता है? झूला है, तो मान लो आप उसमें इस समय इमेजिन करो कि आप उस झूले में बैठे हो, ठीक है? करा इमेजिन? अब मैंने आपको धक्का दिया तो आप थोड़ा धीमे घूम रहे थे, थोड़ा धीमे झूल रहे थे, मैंने आपको और धक्का दिया, आप और तेज झूलने लगे, फिर मैंने आपको दोबारा धक्का दिया। अब मैं धक्का दे रहा हूँ, धक्का देने का मतलब मैं पुश कर रहा हूँ, और अगर मैं पुश कर रहा हूँ यानी कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं आपको पुश करता जा रहा हूँ आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, आपकी स्पीड बढ़ी। और यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब चेंज बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है ना? तो यानी कि पहले तो मैंने आपको स्पीड बढ़ाने का एक एग्जांपल समझाया, ठीक है? अब स्पीड कम करने का एग्जांपल क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए। सेम, देखो, अगर आप झूला झूल रहे हो बहुत तेज, आपको डर लग रहा है, आप कह रहे हो भैया रोक दो सर रोक दो, तो मैं क्या करूंगा, पहले आप आओगे, पहले जब आप मेरी साइड आओगे तो मैं थोड़ा सा आपको पुल करूंगा, फिर आप थोड़े धीमे हो जाओगे, फिर आप जब वापस आओगे तब मैं थोड़ा और पुल करूंगा, फिर आप और धीमे हो जाओगे, और फिर जब तीसरी बार आप आओगे तो मैं आपको पकड़ के खींच लूंगा अपनी तरफ, तो आप रुक जाओगे। तो दोनों ही केसेस में आपने समझा कि एक बार खींचा मैंने तो पुल करा स्पीड कम करने के लिए, और जब पुश कर रहा था तब आपकी स्पीड बढ़ रही थी। समझे आप? यानी कि फोर्स, पुश और पुल से स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। अब सेम ऐसे समझिए, जैसे आपने किसी को धक्का दिया, आपने पुश करा तो वो मूव करने लगा, ठीक है? मैंने उसको और तेज धक्का दिया तो वो और तेज मूव करने लगा, तो उसकी स्पीड में अंतर आया, उसकी स्पीड में डिफरेंस आया, उसकी स्पीड बढ़ गई। अच्छा, अब सेम ऐसे समझो, आप मेरी साइड एक लड़के को फेंक रहे हो, आपने मेरी तरफ फेंका, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने उसको और तेज धक्का मारा तो उसने, उसकी स्पीड कम होगी, आपने फेंका मेरी तरफ
मैंने उसको और धक्का मारा तो उसकी स्पीड कम हुई। तो इस तरह ये देखा कि दोनों तरफ से अगर पुश भी लग रहा है तब भी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है हमेशा कि पुल पे ही स्पीड कम हो या पुश पे ही। ये केसेस हैं कि जिसमें आप खींचने पे स्पीड बढ़ा भी सकते हो, खींचने पे स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि आपकी साइड कोई भाग के आ रहा है, आपने उसको कस के खींच के और भेज दिया आगे, उसकी स्पीड बढ़ गई और भी तेज हो गया। तो ऐसे ही केसेस काफी सारे हो सकते हैं। हमेशा पुश और पुल में जरूरी नहीं है कि डिफाइन हो चुका है कि पुश पे ही स्पीड बढ़ेगी या पुल पे। किसी भी केस में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह स्पीड बढ़ती है। समझे आप लोग? तो ये था हमारा चौथा इफेक्ट कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। और अब है लास्ट इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 5, जो कि कहता है फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का कि फोर्स शेप और साइज में भी बदलाव ला सकता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको? चलो आप बताओ वंश। बैलून। एकदम सही। हाँ सही है, सही है। साइज के लिए। और शेप के लिए क्या दोगे? शेप के लिए सबसे आसान। हाँ बताओ। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। आप लोगों की मम्मियाँ जब रोटी बनाती हैं तो पहले उसको एक बॉल साइज में रखती हैं, बॉल का शेप होता है। फिर जब वो उसको रोल करती हैं तो वो रोल होने के बाद अगर आप देखोगे तो वो ऐसी दिखती है। और आप कहोगे कि सर रोल तो वो पहले भी थी, गोल तो वो पहले भी थी। मगर इमेजिन करो भाई, ये 3D में चल रहा है सब कुछ। पहले वो एक बॉल थी, अब वो एक सिलेंडर बन चुकी है जिसकी थिकनेस बहुत पतली है। सोचो सोचो सोचो, आपकी रोटी एक सिलेंडर है, एक सिलिंड्रिकल शेप है जिसकी हाइट बहुत कम है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, आप उसको बेल दो पहले, आप उसको गोल बेल दो और फिर ट्रायंगल से चाकू से काट दो, मिल जाएगी। ठीक है। हाँ उसका, हाँ 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 एकदम सही। तो उसका फोर्स चेंज हो जाएगा, एकदम सही। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, ये जो पहले आटा था वो एक स्फीयर के रूप में था, स्फीयर। फिर जब आपकी मम्मी ने उसको बेल दिया तो वो एक सिलेंडर बन गया जिसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। आप उसको एज अ सिलेंडर अगर सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी इमेजिनेशन है आपकी। आप सोच पा रहे हैं ना, वो एक सिलेंडर है। आपका जो सिक्का होता है 5 का, 2 का, 10 का, वो भी एक सिलेंडर होता है। सोचिए, सोचिए जैसे कि ये है और ये, ऐसा ही तो होता है आपका सिक्का, है ना? आप लोगों का सिक्का। तो ये उसकी हाइट है जो कि बहुत मामूली सी है। तो वो भी एक सिलेंडर है और आपकी रोटी भी एक सिलेंडर है। तो स्फीयर से सिलेंडर में बदल गई। तो यानी कि जब उस पर फोर्स लगाया गया, पुश करा गया उसको बेलन से, तो उसने क्या करा, अपना शेप चेंज कर दिया। और जब हमने बलून में फूंक मारी उसको, उसमें फूंक मारी, पुश करा उसको, इन्फ्लेट करा, तो उसका साइज चेंज हो गया। ऐसे ही जब आप टूथपेस्ट देखते हो, टूथपेस्ट जब आप उसको पिचकाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका शेप और साइज दोनों बदल जाते हैं, है ना? तो सिंपल वही सारे नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको रिलेट कर रहे हो अपनी लाइफ से, हाल चलते चलते जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, और आप तुरंत का तुरंत अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं लगेगी। आपको लगेगा अरे ये तो मेरे घर में हो रहा है रोज, फिर भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है। तो आपने पांचों इफेक्ट नोट कर लिए फोर्स के? आप लोगों ने पांचों इफेक्ट नोट कर लिए फोर्स के? ओके, वेरी गुड। तो अब फोर्स के जब सारे इफेक्ट हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। आप लोग एसआई बोलो। हाँ 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 हाँ, तो वो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना?
हाँ, तो आपने फोर्स अप्लाई करा, आपने अपने दांतों से फोर्स अप्लाई करा। अरे ठीक है भैया, आप खाओ। आप, ये आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप चबाते हुए हमको अपनी फोटो भेजो कि ये देखो सर मैंने शेप चेंज कर दिया। खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा लो, मगर थोड़ा काम रहो। ठीक है वंश, काम रहो। हाँ, तो अगला अब हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट। आप लोगों ने वर्ड सुना है कभी, एसआई यूनिट? ओके। एसआई यूनिट बेसिकली, मैं इसका एक छोटा सा रिकैप देता हूँ आप लोगों को कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब चीज़ों को मांगते हो, जैसे आप दूध वाले की दुकान पे गए, ठीक है, आपने कहा उससे आधा लीटर दूध दे दो, हाफ लीटर मिल्क, गिव मी हाफ लीटर मिल्क। ठीक है, वो समझ जाएगा आधा लीटर दूध देना है। अगर आप अमेरिका में जाते हो और आप कहते हो गिव मी हाफ लीटर मिल्क, तो वो भी समझ जाएगा कि ये आधा लीटर दूध मांग रहा है, क्योंकि जो लीटर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ऐसा यूनिट है। अब आप यहाँ के दुकानदार से बोलते हो मुझे पाव भर दूध दे दो, पाव भर दूध दे दो, यानी कि 250 ml होता है एक पाव। तो आपने बोला दुकानदार से भैया पाव दूध दे दो, एक पाव दूध दे दो, तो वो तो समझ जाएगा। मगर जब आप अमेरिका में जाओगे और कहोगे गिव मी पाव मिल्क, गिव मी वन पाव मिल्क, तो वो कहेगा पाव मिल्क, ये क्या होता है, मुझे तो ये नहीं पता। तो आपको बोलना पड़ेगा ओके ओके यू डोंट नो पाव, पाव मीन्स 250 ml, गिव मी 250 ml मिल्क। तो वो कहेगा ओके आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो जब यहाँ पे आपने ml लगाया ना, तो वो एक ऐसा यूनिट की तरह काम करता है। तो बेसिकली ऐसा यूनिट वो यूनिट्स होती हैं चीज़ों को नापने की जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, एक सी हो। इंडिया में भी, अमेरिका में भी, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह यूनिट एक सी हो। अब जैसे आप यहाँ पे जाते हो, आप दुकानदार से कहते हो हमको 2 पसेरी चावल दे दो। 2 पसेरी का मतलब 10 किलो हो गया, एक पसेरी 5 किलो होता है। तो आप दुकानदार से गए, उसने बोला आपने कि हम, मुझे भैया 2 पसेरी चावल दे दो, वो समझ जाएगा 10 किलो चावल मांग रहा है। अब आप यहीं पे जाते हो चाइना में, आप कहते हो हाँ ही 2 पसेरी, 2 पसेरी राइस, तो वो कहेगा ये क्या होता है 2 पसेरी राइस, भाई सही से बोलो, चाइनीज में समझाओ। तो कहता है आई डोंट नो चाइनीज, आई नो ओनली ऐसा यूनिट। तो वो बोलेगा गिव मी 10 kg राइस, तो वो समझ जाएगा कि ये भाई 10 किलो चावल मांग रहे हैं और हम इनको दे रहे हैं, और हम इनको दे रहे हैं, है ना। क्या हुआ है? ओके, तो आप, ओके, तो ऐसा यूनिट का मतलब आप समझे, वो यूनिट्स जो कि पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करी जा सके, एक समान हो। तो ऐसे ही फोर्स की एक ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन, न्यूटन। अब आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बताते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन क्यों होती है। आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज करी थी। तो उन्होंने ही इस फोर्स को भी डिराइव करा था, फोर्स के फॉर्मूला को उन्होंने ही खोजा था। तो उन्होंने इसकी ऐसा यूनिट अपने नाम पे ही रख दी, न्यूटन। ऐसे ही जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो अपने नाम पे ही अपनी खोजी हुई चीज़ों की यूनिट रख देते हैं। जैसे अभी आप अगली क्लास में पढ़ोगे प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, वो भी एक साइंटिस्ट का नाम था। आप एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तो एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, जूल, वो भी एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, ऐसे ही बेसिक, जैसे आप पावर पढ़ोगे, पावर, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, उसकी यूनिट वॉट होती है, वाट, जैसे बोलते हैं ना 20 वाट का बल्ब दे दो, तो वो बेसिकली पावर बोलते हैं, वॉट होता है, इसको सही से वॉट बोलते हैं, WATT। वो भी एक साइंटिस्ट का नाम था। ऐसे ही जो आप लोग बैटरी देखते हो, नहीं 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 भाई, वो जेम्स बॉन्ड है। और पहली बात, तुम अपना माइक ऐसी हर बात के लिए मत खोला करो, जब डाउट हो तभी खोलना, ठीक है वंश। ओके, तो ऐसे ही जो हमारी बैटरीज होती हैं घरों में, जो बैटरी आती हैं, जैसे कि उसमें वोल्ट की बोलते हैं ना, हम कहते हैं कि इतने वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, जो आप छोटी सी बैटरी इस्तेमाल करते हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 9 वोल्ट की होती है। तो वोल्ट क्या है, वोल्ट एक नाम था साइंटिस्ट का, एलेजेंड्रो वोल्टा, उसने अपने नाम पे रख दिया वोल्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग अपनी ऐसा यूनिट को, उस पर्टिकुलर चीज की जो वो खोजते हैं, उसको अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। इसको पूरा हमेशा नहीं लिखते, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, याद रखिएगा। अब आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखनी होगी यहाँ पे, व्हाट इज 1 न्यूटन।
एक न्यूटन क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे साथ लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर कि एक न्यूटन होता क्या है आखिरकार। भाई आप पढ़ा रहे हो तो अब फोर्स लिखेंगे इसमें, द फोर्स required to lift an object, required to lift an object of mass 1 kg, of mass 1 kg, सॉरी ऑफ मास 1 kg नहीं, ऑफ मास 100 ग्राम, ऑफ मास 100 ग्राम is called 1 न्यूटन, is called 1 न्यूटन। यानी कि जो 100 ग्राम का वाट होता है, आप लोगों ने देखा होगा 100 ग्राम का एक वाट होता है छोटा सा, देखा है। तो उसको वर्टिकली उठाने में अपनी हथेली पे रख के, जैसे ये मान लो ये मारकर एक बार को, ये एक 100 ग्राम का वाट है। अब इसको उठाने में मुझे एकदम जमीन से ये पैरेलल होना चाहिए, आपका हाथ और जमीन सेम लेवल पे होनी चाहिए, पैरेलल। तो जब इसको मैं उठाऊंगा, मान लो ये 100 ग्राम का वाट है, तो इसको उठाने में मुझे जितना फोर्स लगाना है वो आपका हमेशा 1 न्यूटन कहलाता है। एक बार फिर से समझाऊंगा कि फोर्स की ऐसा यूनिट होती है 1 न्यूटन, और फोर्स की ऐसी यूनिट होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो कि हमको एक 100 ग्राम के वेट को उठाने में लगाना पड़े अपने हाथ से, चाहे हम पुश करें या पुल करें। समझे आप लोग, समझे? ठीक है, तो अब अभी तक इस क्लास का मैं आपको क्विक रिकैप देता हूं कि अभी तक हमने क्या समझा। तो सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज फोर्स, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फिर हमने ये पढ़ा कि एक फोर्स कभी भी इंटरेक्शन के बिना नहीं लग सकता, बिना किसी बॉडी को टच करे, ठीक है। जब इंटरेक्शन पढ़ा उसके बाद हमने पढ़े इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हमने 5 इफेक्ट पढ़े फोर्स के। एक पहला जो कि रुकी हुई बॉडी को मोशन दे सकता है, दूसरा, हाँ दूसरा हमने ये पढ़ा कि वो रुकी हुई बॉडी को मोशन दे सकता है और चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। तीसरा हमने ये देखा कि वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फिर हमने ये भी देखा वो स्पीड भी चेंज कर सकता है। और फिर हमने ये भी देखा कि फोर्स शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। और हाँ, फिर हमने पढ़ी ऐसा यूनिट, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। तो एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन वो फोर्स होता है जो कि 100 ग्राम वेट को उठाने में लगे हम हमारी बॉडी के द्वारा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप का फोर्स होता है। तो बेसिकली जो हमारा फोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फोर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं? बेसिकली आपका पहले तो मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, मैं आपको बताता हूं, मगर हमारे को सिर्फ यही 2 बेसिकली अभी पढ़ने हैं पहले। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ पे फोर्स के टाइप्स लिख रहा हूँ रौनक। देखिए वंश, फोर्स 2 टाइप का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स CONTACT, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स NON-CONTACT फोर्सेस। 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने अभी सिर्फ नाम लिखे हैं, मैंने समझाया कोई सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फ्लो चार्ट बना लिया।
जल्दी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए फ्लो चार्ट को, फिर हम एक एक करके सभी फोर्सेस को समझते हैं। हो गया? वंश आपने कर लिया? ओके, तो फोर्सेस का पहला टाइप क्या था बताइए मंथन, पहला टाइप कौन से थे फोर्सेस के? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स की पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम कि कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन आखिर होती क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस होते क्या है। तो लिखेंगे कांटेक्ट फोर्सेस आर दैट फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस आर दैट फोर्स that act only that act only when objects are in physical contact with each other and bring changes। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स की ये डेफिनेशन है कि कांटेक्ट फोर्सेस आर दैट फोर्स which act only when objects are in physical contact with each other and bring changes। यानी कि आप लोगों ने नोट कर लिए? देखिए मैं आपको एक फीचर बताता हूँ क्या है इस क्लास में। जैसे कि अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप बोर्ड को जूम करके देख सकते हो, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो और उसको अपने फ़ोन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ बोर्ड दिखे जब आप लोगों को नोट करना हो तो आप इसको जूम करके देख भी सकते हो पूरा बोर्ड। सिर्फ मैं अगर हट जाता हूँ सामने से तो आप पूरा बोर्ड देख सकते हो। तो एक बार आप लोगों ने बता दीजिए आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली है या नहीं? कर लिए? कर ली। मंथन आपने कर ली? मंथन आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट करना भूल गए। जी बोलिए। कर ली? अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आखिर होते क्या हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसा कि समझ आ रहा है डेफिनेशन से, वो फोर्सेस होते हैं जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। यानी कि मैं एक फुटबॉल को तभी धक्का मार सकता हूं जब तक मैं उसके साथ एक फिजिकल कांटेक्ट बनाता हूं, और जैसे ही बॉल मुझसे दूर चली गई, क्या मैं उसको धक्का मार सकता हूं? नहीं मार सकता। क्या मैं उसको अपनी तरफ खींच सकता हूं? नहीं खींच सकता। मगर जब बॉल मेरे फिजिकल कांटेक्ट में थी तो मैं उसको पुश भी कर सकता हूं और पुल भी कर सकता हूं। अब जैसे कोई एक शैतान बच्चा है मान लीजिए क्लास में, ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो वो टीचर के कांटेक्ट में था, टीचर उसको पुश कर सकता है आसानी से जब वो चाहे, जब वो हरकत करे बच्चा। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अगर कोई बच्चा हरकत करता है तो टीचर उसको पुश और पुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उससे फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना पाता, फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना पाता। अच्छा, तो अब यहाँ पे इंसानों की बात चल रही है, तो इंसानों में जो फोर्स लगाने की एबिलिटी आती है वो कहाँ से आती है? उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे, और ह्यूमन की स्ट्रेंथ उसकी मसल्स में होती है ना। तो जब हम अपने शरीर से काम करते हैं, अपने शरीर से काम करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के बिना हम अपने शरीर से काम कर ही नहीं सकते किसी चीज से, क्योंकि हमारे पास वो वाली पावर्स नहीं है टेलीपैथी वाली कि हम चीजों को बिना छुए हिला दें, है ना। वो पावर्स हमारे पास नहीं है, हम एक कॉमन मैन है, कॉमन इंसान है हम। हाँ
हाँ हाँ हाँ, ठीक है रौनक, बस सबको पता है, सबको पता है, रुक जाओ ना, मैं समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। मंथन आपको भी समझ आया ना कि कौन ऐसा कर सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर सकता है, मगर आपने नहीं बताया ना, क्योंकि सबको पता है। तो इसलिए वंश, अगर आपको कोई डाउट हो बताओ, अच्छा लगता है पूछो उससे, और कोई नई चीज हो तो बताओ, मगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाली बातें यही इस क्लास में नहीं होंगी अभी, इनके लिए भी हम टाइम निकालेंगे हर महीने में एक बार, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी मसल्स एक्टिव नहीं होंगी। अब जैसे ये बोर्ड है, मैं इसको बिना छुए नहीं हिला सकता हूँ, मगर जैसे ही मैंने इसको छुआ, मैंने इसको पुश करा, अब पुश करने में मेरी स्ट्रेंथ हाथ से लगी, और मेरे हाथ को स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मेरी मसल्स से। इसीलिए जो हमारा मस्कुलर फोर्स होता है जो हम अपने शरीर से लगाते हैं, वो कांटेक्ट फोर्स में आता है। अब जैसे यहाँ पे कोई अलमारी है मान लो मेरे सामने, अब मैं उस अलमारी को खिसका रहा हूँ, तो मेरी मसल्स एक्टिवेट हो गई हाथ की और पैरों की, अब उन मसल्स में स्ट्रेंथ है, तो मैं उसको खिसका देता हूँ। और जब मैं उसको खिसका रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल कांटेक्ट अपने हाथों से। तो इसीलिए मेरा जो मस्कुलर फोर्स है वो आता है फिजिकल कांटेक्ट फोर्सेस में। और चेंज आ रहा है, जो अलमारी थी वो पहले रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, जब मैंने उसको पुश करा तो वो मूव हो गई, उसको मोशन मिल गया, यानी कि उसकी स्पीड भी चेंज हुई और उसको मोशन भी मिल गया। तो अब ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो पता चलता है कि उस अलमारी पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है। समझे आप लोग? अच्छा जी। तो अब अगला, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स समझ आया आप लोगों को, और कॉन्टैक्ट फोर्स के ही साथ साथ मैंने आपको मस्कुलर फोर्स भी समझा दिया, जिसमें कि आपकी मसल्स एक्टिव हों। अब जैसे कि आप साइकिल है, साइकिल चलाते हो, आप साइकिल पे बैठ गए, अब जब तक आप अपने पैरों से उसको पुश नहीं करोगे पेडल को, साइकिल मूव नहीं होगी, नहीं होगी। और जैसे ही आप पुश करोगे पेडल को, तो जब आप पेडल पुश कर रहे हो तो आपके पैरों की मसल्स ने काम करा, उसको स्ट्रेंथ दी पैडल को पुल करने की, और जैसे ही मसल ने फोर्स लगाया पेडल पे, साइकिल मूव हो गई, यानी कि साइकिल की स्पीड चेंज हुई, और साथ के साथ साइकिल मूव भी करने लगी। साइकिल रेस्ट में थी, वो मूव भी करने लगी, और स्पीड में भी चेंज आया। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैरों की मसल से उसमें फोर्स लगाया, और फोर्स कब लगा, जब आप पैडल से फिजिकल कांटेक्ट बना रहे थे। तो समझ आया मस्कुलर वर्क, मस्कुलर फोर्स भी समझ आया, मस्कुलर फोर्स। ओके। तो अब मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, क्योंकि मस्कुलर फोर्स भी समझा दिया। कांटेक्ट, अब यहाँ पे लिख लो मस्कुलर फोर्स, MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो सिंपल है, द फोर्स, यहाँ पे लिखा है द फोर्स रिजल्टिंग, RE, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ये है मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अगर हिंदी में कहें, जब भी आप कभी फोर्स लगा रहे हो अपनी मसल्स की हेल्प की वजह से, अपने मसल्स को मूव करके, तो वो फोर्स कहलाता है मस्कुलर फोर्स। ओके। तो एक तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला टाइप पढ़ा मस्कुलर फोर्स। दूसरा टाइप कौन सा था कॉन्टैक्ट फोर्स का? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। दूसरा टाइप था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, FRIC, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अच्छा, अगर आप अपने हाथों को ऐसे करिए, अपने हाथों को ऐसे लीजिए, दोनों हाथों को जोड़िए, अपने दोनों हाथों को जोड़ो, और इसको घिसो ऐसे ऐसे करके, क्या होगा कि आपका हाथ गर्म पड़ने लगा, आपके हाथ गर्म पड़ रहे हैं, और आप देख रहे हो कि आपका हाथ, अगर आपको पसीना आता जाएगा तो वो आसानी से फिसलता जाएगा।
तो यहाँ पे काम आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप अप्लाई होना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स के काफ़ी ज़्यादा घाटे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हैं। कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे पहले घाटा क्या है। अगर आप जो देखते हैं मशीन वगैरह जो होती हैं फैक्ट्रीज में, वो काम चलती जाती हैं, तो जो मशीन्स चलती जाती हैं तो जैसे आपका हाथ चलता गया हीट अप हो गया, गर्म पड़ गया, तो मशीन्स की भी कैपेसिटी होती है। तो मशीन हीट होती जाती है और एक समय आने पर ख़राब हो जाती है। यही कारण है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ख़राब होने का। अगर आप अपने फ़ोन में गेम खेलते हो, है ना, और आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो देखते हो वो लैग करने लगता है ना, लैग करता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो फ़ोन के अंदर प्रोसेसर है उसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है, जितनी ज़्यादा उसको इस्तेमाल करोगे उतना ही वो हीटअप हो रहा है। और हीट हो रहा है क्योंकि प्रोसेसर इसलिए इस काम कर रहा है क्योंकि आप फ्रिक्शन दे रहे हो उस फोर्स को, आप अपने उंगलियों से फ़ोन को कमांड दे रहे हो कि ये डेटा यहाँ तक पहुँचाओ, और जितना जल्दी डेटा ट्रांसमिट होगा उतना ही तेज़ फ्रिक्शन आता है, और इस वजह से हमारा जो प्रोसेसर वगैरह है वो हीट हो जाता है। और जब प्रोसेसर हीट होता है तो फ़ोन हीट होता है और गेम लैग करता है। तो एक तो ये घाटा हो गया फ्रिक्शन का। दूसरा घाटा कि जो आप देखते हो आटे की चक्की पे गए हो कभी, तो वहाँ पे जो उसकी, नहीं गए, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे चक्की होती है जिसमें आटा डाला जाता है पिसने के लिए और यहाँ से आटा निकलता है, और ये जो चक्की होती है ये एक बेल्ट की मदद से घूमती है। एक बेल्ट होती है, एक पहिया, एक यहाँ पे मोटर लगाई जाती है, मोटर उस बेल्ट को घुमाती है और वो बेल्ट चक्की से जुड़ी हुई होती है, तो वो चक्की को घुमाती है। और जितना तेज ये बेल्ट घूमेगी उतना ही जल्दी बेल्ट गर्म पड़ती है, और जितनी जल्दी बेल्ट गर्म होगी वो उतनी ज़्यादा घिस जाएगी और फिर उतनी ही जल्दी वो खराब होगी। तो फ्रिक्शन की ये भी कारण है कि चीज़ों में रुकावटें आती हैं। अब जैसे कि आप जब अपने हाथ को घिस रहे थे, अगर आपको अपने हाथों से घिस के कोई काम करना है तो आप अगर ज़्यादा हाथ घिसोगे तो फ्रिक्शन की वजह से हाथ गर्म पड़ेगा और हाथ जलने लगेगा, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप अपने पैरों से ज़्यादा चलते हो पैरों को घिस घिस के ज़्यादा, तो आपकी चप्पल जो है वो ज़्यादा घिस जाती है, और फिर जब आप स्लिप होने लगते हो गीले में तो आपको नई चप्पल की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रिक्शन के ही कारण आपकी चप्पल घिसती है। आप जितनी ज़्यादा साइकिल चलाते हो टायर उतना ज़्यादा घिसता है। टायर क्यों घिस रहा है ज़्यादा? क्योंकि फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा लग रहा है। यानी कि कोई दो चीज़ें जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन लगता है। तो ये तो हुए फ्रिक्शन के घाटे। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आप चल नहीं सकते। कैसे? जैसे कि आपकी जब चप्पल पूरी पूरी प्लेन हो चुकी है, अब उसमें ब्लॉक्स नहीं है, तो आप जब चलते हो तो आप रपट जाते हो, स्लिप हो जाते हो, है ना? तो आप स्लिप क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपकी सरफेस और जो जमीन की सरफेस है और आपकी चप्पल की सरफेस, वो दोनों स्मूथ हो गए हैं, चिकने हो गए हैं, और चिकना होने के कारण उनमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है अच्छे से। आप लोगों ने देखा है जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, जो लोग जाते हैं उनके जूतों में स्पाइक्स निकले हुए होते हैं, कांटे, देखें, स्पाइक्स निकले होते हैं। फुटबॉलर के शूज देखें, स्टर्ट्स, स्टर्ट्स, हाँ, मेरे पास भी स्टर्ट्स में निकले हुए तो स्पाइक्स, है ना? तो वो स्पाइक्स इसलिए होते हैं आपका फ्रिक्शन बढ़ा सके, ताकि आप जल्दी आसानी से भाग सको। और अगर वो स्टड्स हटा दिए जाएं, आपने देखा होगा अगर आप कभी स्टड्स पहन के मार्बल या फिर टाइल्स पे चलोगे तो आप स्लिप भी करते हो, आप स्लिप भी करते हो, हाँ, तो आप स्लिप भी करते हो। और जो, मगर जब आप ग्राउंड में जाते हो तो वही स्टड्स आपको फायदा देते हैं तेज भागने में। तो क्या होता है कि जब आपका फ्रिक्शन खत्म भी हो जाता है ना तब भी दिक्कत आती है। अब जैसे आप एक पेपर लीजिएगा, बटर पेपर आता है, आप उस पर पेन चलाते हैं, आपका पेन नहीं चलता बटर पेपर पे। क्यों? क्योंकि वो इतना स्मूथ होता है कि आपका पेन की जो पॉइंट होता है ना, ये तो मार्कर है खैर, जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को जब आप जूम करके देखोगे तो इसकी ये जो डॉट होती है ना, यहाँ पे एक बॉल होती है, वो बॉल मूव करती है तब इंक यहाँ से निकलती है। तो जब तक वो बॉल मूव नहीं करेगी इंक बाहर नहीं निकलेगी और आप लिख नहीं पाओगे। इसीलिए जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं
उन पे आप पेन नहीं चला पाते हो, जैसे कि बटर पेपर पे। और जो नॉर्मल पेपर होता है वो रफ होता है, थोड़ा रफ होता है बटर पेपर से, इसलिए उसमें फ्रिक्शन हो लग जाता है और पेन चलता है। यानी कि आपका चलना भी जरूरी है तो फ्रिक्शन की वजह से। और अगर आप रुक रहे हो, जैसा कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, आप साइकिल को पेडल मारना बंद कर देते हो तो आप रुक जाते हो। क्यों रुकते हो? उसका कारण है फ्रिक्शन। ठीक है, समझे? हाँ, फ्रिक्शन की वजह से आप रुकते हो। अगर आप चल रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण चल रहे हो, और अगर आप गिर भी रहे हो तो फ्रिक्शन के ही कारण गिर रहे हो, यानी कि फ्रिक्शन की कमी थी इसलिए आप गिर पड़े। तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ आया कैसे काम करता है? दो बॉडीज के बीच में काम करता है। और ये कांटेक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि जब तक बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगी फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। अब मान लो एरोप्लेन है, वो हवा में है और मैं यहाँ जमीन पे हूं, तो क्या एरोप्लेन पे कोई फ्रिक्शन होगा? धरती की वजह से? धरती की वजह से कोई नहीं होगा, मगर एयर फ्रिक्शन होता है उसमें। खैर एयर फ्रिक्शन को छोड़ते हैं हम, क्योंकि एयर फ्रिक्शन बड़ा टॉपिक हो जाएगा काफी समझाने आए तो। मगर जो जमीन है, जमीन पे तो प्लेन है नहीं इस समय, हवा में है, तो उस पे कोई अभी फ्रिक्शन उसके टायर्स पे नहीं लग रहा है ना। मगर जब वो लैंड करता है तो देखते हो कच्ची सी आवाज आती है, घिसते हैं टायर, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो फ्रिक्शन आपको समझ आया कैसे काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसका ओरिजिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसके लिए आप लोगों को एक पुश या पुल अपनी तरफ से बस लगाने की देर होती है और फ्रिक्शनल फोर्स तुरंत आ जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा हाथ रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, अब मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, स्लाइड करता जाऊंगा, ये गर्म होने लगेगा। तो क्या है कि ये सिर्फ एक हाथ था जो कि खिसक रहा था, ठीक है। अब मेरा हाथ, ये बोर्ड तो चिकना है मगर मेरा हाथ स्मूथ नहीं है, तो इस वजह से फ्रिक्शन आया और ये तेजी से नहीं जा रहा है। और यही मैं इस मार्कर को मूव करूं तो ये तेजी से मूव हो रहा है। ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगा रहा हूं। आप अपने आप भी करके देखेंगे, स्मूथ चीज पे अपना हाथ फेरिए और एक बार रफ चीज पे फेरिए, तो आप स्मूथ पे देखोगे जल्दी हाथ आपका चला जाता है। तो ये यहाँ पे सारा काम आता है फ्रिक्शन का, समझे? अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाओगे, और अगर फ्रिक्शन होगा, ज्यादा होगा, तो भी नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन समझ आया आपको क्या होता है? हाँ 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 हाँ, एकदम सही समझे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, एकदम सही। हाँ, एकदम सही समझे। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ इसकी डेफिनेशन है द फोर्स acting along the two surfaces, acting along the two surfaces in contact that opposes the motion of one object over the other, object over the other is called the force of friction, or frictional force is called the over the other is called force of friction or frictional force। समझ में आई आप लोगों को डेफिनेशन? ओके, तो एक बार मैं फिर भी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस, यानी कि डेफिनेशन ने क्लियर कर दिया कि फोर्स दो सरफेसेस के बीच में लगेगा। मान लो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है, ओके। अब लिखा है टू सरफेसेस आ गई हमारे पास, एक ये हथेली और एक ये हथेली, ठीक है, टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आ गई।
दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर। यहां कह रहा है दैट अपोजेस द मोशन, दैट अपोजेस, अपोजेस का मतलब उसके मोशन को रोकेगा, कहां पे, ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, ओवर द अदर, इसके ऊपर। जैसे ये मान लो मेरी ये हथेली है, अब ये ऐसे जा रही थी, ठीक है, हवा में। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर से ले जाऊंगा, देखो हवा में ये ऐसे निकल गई, और अब मैं इसके ऊपर से ले जा रहा हूं तो देर में निकल रही है। यानी कि इस हथेली ने इस हथेली के मोशन को रोका है, इस हथेली के मोशन को रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि फ्रिक्शन आया था। तो जो ये जो फोर्स है जो ये हथेली लगा रही है इस पे, इसके मोशन को रोकने के लिए, वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। समझिए अब आप? ओके, तो आज कांटेक्ट फोर्सेस तक ही करते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और प्रेशर ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, तो अब 1 मिनट रुक जाइए आप। जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो चला गया? अच्छा, मंथन कहाँ गया? उसको बुलाओ। रौनक, रौनक उसको, अरे माइक खोलो पहले अपना। रौनक, अब बोलो। हाँ, उससे बोलो कि लीव नहीं करनी है, 1 मिनट बुलाओ उसको। हाँ हाँ, अरे आप बुलाओ तो, पहले एक बात करनी है यार, बुलाओ तो उसको। उसको बोलो, हाँ उससे बोलो 1 मिनट आओ, सर को बात करनी है। आया वो? आया? हाँ, ओके। हाँ मंथन, तो मैं ये पूछ रहा था कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, पहले ये बताइए। अच्छी लगी? आपको समझ आया? 1 मिनट वंश, वंश 1 मिनट पहले आप रुक जाइए, एक एक करके दोनों से पूछते हैं, बात करते हैं। पहले अपना माइक ऑफ करिए वंश, वो वंश अपना माइक ऑफ करो। ओके, तो मंथन आपको ऐसा तो नहीं लगा ना क्लास में कि हंसी मजाक के चलते हम ज़्यादा ही हंसी मजाक करने लगे? हाँ, ओके, तो ऐसा भी नहीं लगा ना कि कहीं हम पढ़ाई के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, पढ़ते ही पढ़ते मतलब बोर से होने लगे? मीडियम रहा, यानी कि हंसी मजाक भी होता रहा और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। अच्छा, अब हंसी मजाक के अलावा आप ये बताइए, क्या मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपके दिमाग में बैठा? ओके, आपने ये टॉपिक इससे पहले कहीं पढ़ा था? हाँ हाँ। अच्छा, कब आया था? आज ही आया या काफी दिन हो गए? आज ही आया, मतलब आपने पढ़ा उसको या नहीं? ओके, ओके, तो आपने यानी कि ये चैप्टर सबसे पहले मुझसे पढ़ा है ना? हाँ जी। तो अब एक बार आप अपनी स्कूल की क्लास लीजिएगा, देखिएगा। अब आप देखेंगे कि आपको सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे ये तो मैंने पढ़ाया है, सब समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है क्लास का एनवायरनमेंट वगैरह, तो एक मैं डेमो और बनाऊंगा, मैथ्स का बनाएंगे। अभी इसी चैप्टर को पहले पूरा करेंगे डेमो में, फिर एक मैथ्स का भी देंगे आपको। आप सारे डेमो लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना 1 जून से बैच को कंटिन्यू करिएगा। और मैं आपसे ये भी कहूँगा मंथन कि अगर आपके और भी दोस्त हों तो उनके साथ भी शेयर करिए इस चीज़ को, क्योंकि हम बहुत ही कम प्राइस आप दे रहे हैं लोगों को। इतना कम प्राइस कहीं नहीं है मार्केट में, लिटरली कहीं नहीं है, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्टों के लिए। और आपको ज़्यादा बच्चे भी नहीं आएंगे क्लास में, 4 या 5 बच्चे बस। तो आप पे हम डायरेक्ट, हाँ वही,
तो एक मिनट, मैं मंथन से बात कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि आप औरों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि और ये भी याद रखिएगा कि ज़्यादा बच्चे नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर सब लोगों को अच्छा पढ़ने को, जैसे आप ये समझिए, अगर भगवान हर किसी को पैसा दे देगा तो गरीब तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तो सब्जी कोई नहीं बेचेगा, कोई मिस्त्री नहीं बनेगा बिजली का, अगर सब पे पैसा होगा। इसीलिए अगर सबके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो हर कोई फर्स्ट आ जाएगा और हर कोई फेल नहीं होगा फिर। मगर ऐसा नहीं होता है, क्वालिटी जो बैलेंस है वो बना रहना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा बच्चों को एनरोल नहीं कराना अपने इस बैच में। अपने बस 5-6 बच्चे गिने हुए होंगे, उनको फुल अच्छे से ट्रेन करेंगे हम, और वो अच्छे मार्क्स लाएंगे तब अच्छा लगेगा। और अगर यहाँ पे भीड़ हो गई तो आपकी स्कूल की ऑनलाइन क्लास की तरह हो जाएगा ये, है ना। वहां पे कोई गाना बजाएगा, कोई कुछ करेगा माइक खोल के। मगर यहाँ से खैर मेरे पास पूरी कमांड है, मैं आप लोगों का माइक हमेशा के लिए म्यूट कर सकता हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे हरकत देने वाला बच्चे नहीं है कोई। इसलिए क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है, जो हरकत देगा उसको बैच से निकाल दिया जाएगा, सीधी सीधी बात। एक दूसरे से अगर गाली गलौज करते हैं बच्चे तो इसके लिए उनके मम्मी पापा को फोन करा जाएगा, है ना। तो बस आपसे यही है रिक्वेस्ट कि और से और बच्चों को बताइए इसके बारे में। और अपने ज़्यादा दोस्तों को नहीं इन्वॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादा दोस्त इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये दोस्ती यारी चलने लगेगी यहाँ पे भी, है ना। तो उन्हीं बच्चों, हाँ उन्हीं बच्चों को बुलाना जो सीरियस हो। और बाकी आप अपना पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने तैयारी करते रहिए। थैंक यू। हाँ वंश, अब आप बोलिए, आपको कोई डाउट है आज की क्लास में? आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, मंथन वंश, कोई डाउट पूरी क्लास में? कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम, हाँ देखिए, हाँ देखिए, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। आप लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, वंश के पास अभी आ जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने ऐड करूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर मैं बनाता हूँ तो उससे आपके डिस्ट्रैक्शन ही बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप के नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, कभी कोई कोई चीज़ शेयर कर रहा है, कभी कोई फालतू चीज़ शेयर कर रहा है। इसलिए ग्रुप बनाने में टाइम खर्च होगा बहुत ज़्यादा, और तो और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। इसलिए आप पर्सनली टीचर से 1-to-1 मिलिए, मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करिए, डायरेक्ट मेरे को मैसेज करिए कि भैया ये डाउट आ रहा है, सर ये डाउट आ रहा है, मैं आपको तुरंत बताता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है मेरे से। ठीक है। ग्रुप बनाने वाला आइडिया काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसमें सेफ्टी का भी होता है कभी कभार इशू, कि अगर मान लीजिए कोई बाहर से आता है, कोई लड़की आती है मान लीजिए ग्रुप में, ठीक है, और कोई बदमाश लड़का है ग्रुप में, तो वो उसके नंबर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं लोग। आप समझ रहे हैं, आप समझदार बच्चे हैं, क्लास 8th में हैं आप लोग। हाँ वही, नहीं डुप्लीकेट सिम तो नहीं बनवा सकता खैर, मगर उसका मिसयूज़ काफ़ी तरीके से हो सकता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ग्रुप क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं। और डाउट वगैरह है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा पर्सनल, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अपना सही से पढ़ते रहिए। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।